हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। अब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब ब्लड का काम क्या है कि गैसेस को सर्कुलेट करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है बिटवीन लंग्स एंड ब्लड एंड बिटवीन आवर बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्लड। तो उन दोनों के बीच में किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जो हमेशा काम आने वाला है आपके इस चैप्टर में। रेस्पिरेशन में भी हमने देखा था डिफ्यूजन का काम था। फिर अब हम यहाँ पर भी सर्कुलेशन का भी हम डिफ्यूजन का रोल देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ देखो, ये एक बहुत सिंपल डायग्राम है। ये वाला डायग्राम तो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। दिस इज द डिफरेंट वन। तो ये हमने पहले डिस्कस करा हुआ है दैट फिश हैव जस्ट टू चेम्बर्स, वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, राइट। तो एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। तो इसमें यही है कि एट्रियम से क्या होता है कि यहाँ पे जो ये गिल्स वाला सर्कुलेशन है कि गिल्स का जो गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट में। फिर देन ऑक्सीजनेटेड होके वो बॉडी ऑर्गन, तो मतलब सिंगल सर्कुलेशन हो रही है। फिर यहाँ पे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स लिखा हुआ एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल हैज अ फोर चैम्बर हार्ट। तो यहाँ पर ना आप क्रोकोडाइल भी लिख सकते हो, ऑल्दो उसका एक फॉल सेप्टम होता है बट हम उसको फोर चैम्बर कंसिडर करते हैं। तो एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग वगैरह हो गया, रेप्टाइल लेजर्ड्स हो गए। तो कुछ रेप्टाइल्स और कुछ एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर हार्ट, टू एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। तो यू कैन सी कि एक एट्रियम से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एक और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आपके लेफ्ट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आपके बॉडी ऑर्गन से, यहाँ पे नॉट आपके बट रेप्टाइल्स और इनके। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। दोनों मिक्स हो रहे हैं वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से साथ में ही जो मिक्स ब्लड जो है वो बॉडी ऑर्गन्स के पास जा रहा है, और मिक्स ब्लड ही आपके इनके मतलब लंग्स के पास जा रहा है। तो यहाँ पर देयर इज नो मेजर टू प्रिवेंट द सर प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों की मिक्सिंग को रोकने के लिए कुछ ऐसा सेप्टम नहीं है, वेंट्रिकल में जाके दोनों चीजें मिक्स हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म में जो ये है मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, या फिर देयर इज नो मेजर टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, CO2 एंड ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड में कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। और क्यों? टी चेम्बर हार्ट है इसीलिए, एक ही वेंट्रिकल उनके पास जिसमें दोनों का ऑक्सीजनेट और डिऑक्सीजन ब्लड मिक्स हो जाता है। और उसके बाद इससे क्या प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी पे नहीं जा पाएगा, मतलब उनकी बॉडी पे नहीं जा पाएगा क्योंकि CO2 मिक्स होगी। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी। तो दिस इज सिंपल, ये वाला भी आप ये हमारे बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो अभी हम इसको समझेंगे कि होता क्या है, कैसे जब ये सर्कुलेशन हो रही है तो ये गैसेस एक्सचेंज हो कैसे रहे, जब लंग्स के पास जा रहा है तो उसको ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कैसे पहुंच रही है, और फिर हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो कैसे काम कर रहे हैं कि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम। ठीक है, उसी का एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पर अब समझेंगे। अब एक चीज आपको क्या याद है, अगेन कीप इन माइंड द प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये याद रखना कि हमेशा जो गैस है वो हाई से लो में ही जाएगी। क्यों? वाई हाई से लो? इक्विलिब्रियम के लिए। सिंपल है, नाइन्थ में पढ़ा हुआ है। अब क्या है, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। लंग्स मीन्स एल्वेलाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एल्वेलाई में हम मैंने कैपिलरीज वगैरह नहीं बनाई है। तो यहाँ मैं सिंपल बात करूंगी, जो लंग्स की जो एल्वेलाई है या लंग्स है वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, और उसके आसपास की जो ब्लड वेसल्स है। अब ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है जबकि हमारे जो ब्लड वेसल है उसके पास के उसमें ऑक्सीजन कम है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन हाई से लो में जाएगी, ऑक्सीजन विल ट्रांसपोर्ट हेयर। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज हायर in alveoli as compared to blood vessel, due to which oxygen transports from alveoli to BV means blood vessel, BV blood vessel.
अब यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन जाएगी हमारे हार्ट के पास जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड के अंदर आ चुके ब्लड वेसल में, अब ऑक्सीजन जाएगी हार्ट के पास। और ये फिर जो है यहाँ पर हमारे बॉडी ऑर्गन, अब बॉडी ऑर्गन के पास कैसे पहुंचेगा, क्या होता है? बिकॉज यहाँ पर ब्लड वेसल में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके पास ऑक्सीजन कम है। क्योंकि उनके पास क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड वो रेस्पिरेशन करे। तो यहाँ पर है हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल लीड्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड वेसल टू टिश्यूज बाय डिफ्यूजन। सिंपल, सिंपल। अब हम बात करते हैं दूसरे साइड की, बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स में क्या है, CO2 बहुत ज्यादा है, जैसे CO2 रिच है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं, टिश्यूज रेस्पिरेशन कर रहे हैं, CO2 इंक्रीज हो रही है। CO2 ज्यादा यहाँ है, ब्लड वेसल में कम है, तो CO2 विल मूव फ्रॉम ऑर्गन्स टू द ब्लड वेसल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाई अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन टिश्यूज, ड्यू टू विच ड्यू टू विच इट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट्स फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड वेसल। यहाँ से ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगी बाय अगेन डिफ्यूजन। सिंपल, डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ चल जाएगी। अब ये हमारा राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में, एंड देन इट गोज टू लंग्स। क्यों लंग्स के अंदर क्या जाएगा, अगेन CO2 बाहर, इस ब्लड वेसल ज्यादा है, हमारे लंग्स के अंदर कम है। तो हाई अमाउंट ऑफ CO2 इन ब्लड वेसल एज कंपेयर्ड, या फिर अब यहाँ पे सिंपल है तो वेना कावा, ठीक है, ब्लड वेसल और वेना कावा, क्योंकि वही लेके आ रहे हैं, नॉट सॉरी नॉट वेना कावा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन एज कंपेयर टू एल्वेलन। हेंस CO2 ट्रांसपोर्ट्स फ्रॉम पल्मोनरी वेन टू लंग्स, ठीक है, बाय डिफ्यूजन। तो ये सिंपल से आता है, डिफ्यूजन बार बार काम में आएगा। तो यहाँ तक जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हमारा खत्म हो जाता है। अब दो तीन चीजें छोटी छोटी सी बची है, जिनके छोटे छोटे से फैक्ट्स आपके बुक में दे रखे हैं, तो हम जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत समझने का, ज्यादा उसमें कुछ समझने का नहीं है। पहली चीज ब्लड वेसल, टाइप्स ऑफ वेसल्स, एंड द लास्ट वन एंड देयर इज वन द क्लॉटिंग, और द लास्ट वन इज द लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी हम ब्लड प्रेशर करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द लास्ट वन, सॉरी, ब्लड क्लॉटिंग एंड लिम्फेटिक सिस्टम हम लास्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। तो ब्लड प्रेशर सिंपल सा क्या होता है, ये आपको एज इट इज नोट्स याद रखने हैं, इसलिए सिंपल नोट्स फॉर्म में लिखे हुए हैं। इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड क्या करता है, ये हमारी वेसल है, इसके अंदर बहुत सारा ब्लड है, जो ये ब्लड फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ दिस ब्लड वेसल्स, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। सिंपल, ब्लड वेसल की वॉल पे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, ब्लड जो प्रेशर है दैट इज ब्लड प्रेशर। ये प्रेशर जो होता है इट इज ग्रेटर इन आर्टरीज एज कंपेयर टू वेन, ये याद रखना। क्यों आर्टरीज में क्यों ज्यादा होता है, वाई, फाइंड आउट। तो इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ही आर्टरीज क्या करती है, दे टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो क्या होगा, हार्ट से एकदम से हाई प्रेशर से ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, इसीलिए जो ब्लड का प्रेशर होता है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है। और वेन्स का काम क्या होता है, सारे बॉडी पार्ट्स से ब्लड को ये हार्ट तक लेके आना, लंग्स तक लेके आना, तो हार्ट तक लेके आना, ताकि उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो। तो इसीलिए वेन्स धीरे धीरे लेके आती है, पर जो आर्टरीज है उनमें एकदम से ब्लड का फ्लो होता है, इसलिए प्रेशर उसमें ज्यादा होता है। ये हम उनके जब रोल पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन्स का, तो आपको समझ आ जाएगा। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड एन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आर्टरी यानी एओर्टा के बाद जो आर्टरी जो उस ब्लड को लेके जा रही है आपकी बॉडी के अंदर, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। दो हम पढ़ते हैं ना, हमने देखा होगा 120 to 80 mm ऑफ Hg। तो ये जो 120 है दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, ज्यादा है 120, तो ये प्रेशर ज्यादा होगा तो यानी सिस्टोलिक है।
ये डायस्टोलिक प्रेशर हो। डायस्टोलिक मीन्स क्या होता है, या वो रिलैक्स स्टेट में थे। तो प्रेशर आर्टरी के अंदर वो वाला प्रेशर जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है और एकदम से ब्लड आर्टरीज में जाता है, तो दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब वेंट्रिकल एकदम रिलैक्स हो जाते हैं तो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होगा दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक इज 120 mm of Hg। Hg इज द मरकरी। मरकरी के फॉर्म में आपने देखा होगा, मरकरी की ही राइज से पता चलता है। जो स्पाइगोमैमोमीटर होता है उसमें मरकरी की जो राइज होती है या उसकी लेंथ से पता चलता है कि कितना ब्लड प्रेशर है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm, मतलब नॉर्मल इज हम क्या कहते हैं 120/80 ऑफ एच। ये हम लिखते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट स्पाइगमो मैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम याद है, स्पाइगमो मैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, जब इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन, जैसे हाई बीपी हम बात करते हैं। एंड इज कॉज बाय कंस्ट्रिक्शन विच इज रिजल्टिंग इंक्रीज रेसिस्टेंट ब्लड फ्लो। ये हम मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। कि आप ये समझिए, दिस इज योर नॉर्मल आर्टरी। इसमें क्या हो रहा है, ब्लड इजीली हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल आर्टरी। अब इस आर्टरी में अगर आप बहुत ज्यादा तेल वगैरह खाने लग गए हो, कोलेस्ट्रॉल या फिर कुछ भी तेल ऐसी चीजें खा रहे हो, ऑयली चीजें खा रहे हो, तो क्या होगा, इस आर्टरी में एकदम से ऐसे साइड में डिपॉजिट्स होने लग जाएंगे। इसकी वॉल्स में डिपॉजिट, ये ल्यूमेन में डिपॉजिट, ऐसे ऐसे डिपॉजिट्स हो जाएंगे। ये हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कलर कर दिया। लेट्स जस्ट से मेक इट एज येलो बिकॉज फैट है ये मैंने येलो। अब क्या हुआ, बिकॉज हमारी आर्टरी का ल्यूमेन कम हो गया है तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, तो अब जो ब्लड जिस तरीके से फ्लो कर रहा था वो उस तरीके से फ्लो नहीं करेगा, उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड फ्लो में। इसीलिए हम कहते हैं हाई बीपी हो जाता है उन लोगों को, क्योंकि उनकी आर्टरीज में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। और एल्स ये भी हो सकता है कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई हो, ठीक है, बहुत ज्यादा गाढ़ा ब्लड हो गया हो, यानी थिक, just because of taking some drugs or medicines or something, इसकी वजह से ब्लड जो है गाढ़ा हो चुका है, या उसमें कुछ लम्स बन चुके हैं, इसकी वजह से ब्लड जितना इजीली फ्लो करना चाहिए वो इतना आराम से फ्लो नहीं हो रहा है, वो उसको ज्यादा प्रेशर लगाना है। सो उस केस में हाई बीपी क्या होता है। लो बीपी यानी आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो गई है, ड्यू टू आइदर कि ब्लड बहुत ही पतला हो गया, या फिर आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो चुकी है, मतलब खुल चुकी है, तो ब्लड का फ्लो कुछ ज्यादा स्लो हो रहा है और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, लो बीपी। तो इसलिए आपको उस टाइम पे चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है ढंग से, क्योंकि ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है। तो ब्लड फ्लो सही से नहीं हो, क्योंकि लो बीपी के केस में लो ब्लड प्रेशर है, यानी ब्लड प्रेशर सही नहीं है, और ऑक्सीजन जो कि एक कंपोनेंट है, ब्लड का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, तो उस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन सही से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से यू विल स्टार्ट फीलिंग डिजीनेस, चक्कर आने, ये सब आपको लगेगा। अब इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। तो इसीलिए जब जब भी किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो बहुत ज्यादा फोर्स से जब ब्लड जा रहा होता है तो हो सकता है कि आर्टरीज रप्चर हो जाए और इंटरनल ब्लीडिंग के केसेस हो सकते हैं। हमें जल्दी से जल्दी उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हाई बीपी इज द केस जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि अगर बीपी कम हो जाए, लो बीपी का केस यानी हाइपोटेंशन जिसको कहते हैं, हाइपर एंड हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन के केस में आपकी जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा थिन हो जाएगा और सही से अमाउंट ऑफ ब्लड आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, नॉट डेफिशिएंट बट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलेगा, ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से पर्सन स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल नॉजियस और डिजीनेस, उसको चक्कर वगैरह मिलेंगे, जिसकी वजह से हम उसको ग्लूकोज वगैरह उसको मीठा देते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ब्लड प्रेशर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में विल डू द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, क्लॉटिंग की भी जरूरी है, एंड द लास्ट वन इज द lymphatic system in this topic of transportation. So that's all for today, and have a nice day, have a good day. Keep reading, keep learning, like, share, and subscribe. Thank you.